नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले खबर ओडिशा की ही, जहां बड़ा रेल हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और उसके बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मौके की स्थिति के अभी भी ये बताया जा रहा है कि मलबे में कई और लोग दबे हो सकते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई। रेल हादसे में 233 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ चुकी है। हादसे में करीब 900 लोग घायल हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। घटनास्थल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं। बालासोर फिलहाल पहुंचे हैं अश्विनी वैष्णव और यहां से ये जानेंगे कि घटनास्थल की क्या कुछ स्थिति रही और क्या कुछ कारण रहे इसके पीछे। इस पर भी विचार उनकी तरफ से होगा। लेकिन लगातार आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल शाम से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राहत राशि की भी घोषणा रेल मंत्रालय की तरफ से और लगातार अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा कर ये जान रहे हैं कि मौके पर क्या स्थिति है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर मौजूद है। अधिकारियों के साथ यहां पर हालात का भी जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ स्थिति का भी जायजा लगातार लेते हुए पीएम राहत कोष से आर्थिक मदद का ऐलान हो चुका है। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही साथ घायलों को 2-2 लाख रुपए की मदद का मुआवजा, उसका ऐलान हुआ है। 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हुई और हादसे की वजह से 43 अलग अलग ट्रेनें जिनको रद्द किया गया है। 38 ट्रेनों के रूट डायवर्टेड रहेंगे। रेल मंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए। हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश रेल मंत्री की तरफ से जारी हो चुके हैं। फिलहाल ये मौके की स्थिति आप देखिए किस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। चूंकि ये बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन की भी स्थिति जान रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं आशंका कि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अस्पतालों में पहुंचकर भी लोगों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ परिजनों को कुछ खास परेशानियों का सामना ना करना पड़े, अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसके भी लगातार मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं को। फिलहाल घटनास्थल की ये तस्वीरें जहां पर अभी भी स्थिति जस की तस, कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकाला जा सके जो कि अभी भी दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लेने के लिए आज सुबह ही यहां पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नवीन पटनायक भी जल्द से जल्द पहुंचेंगे। और ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, ट्रेन की टक्कर हुई, किस तरह की मौके पर स्थिति थी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंचे उस समय की भी तस्वीरें और रेल हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शाम से ही लगातार चल रहा है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये कोशिश की जा रही है कि लगातार जल्द से जल्द उन्हें बचाया जा सके। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 233 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। वाहनों का ट्रेन एक्सीडेंट में अभी भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीधा हम देखेंगे जो तस्वीर दिखाएंगे थोड़ा कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कल से शुरू होने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट घटा, इसको लेके तो इन पर ही एक तरफ से होगा, लेकिन अभी और भी लोग फंसे होने की सूचना आ रहा है। इसलिए अभी देख सकते हैं आप इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की तरफ से कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे ऐसे जहां से ये दुर्घटना शुरू हुआ है, जहां से वो एक्सीडेंट शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं एक मालवाही गाड़ी के ऊपर एक इंजन, जो बोला जा रहा है कि ये कोरोमंडल ट्रेन का जो इंजन था वो चढ़ गया है और इसी से ही ये जो एक्सीडेंट है, ये जो दुर्घटना है ये शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं अभी भी कैसा रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देख के पता ही चला होगा कितना बड़ा ये दुर्घटना है। और अभी तक जो सूचना आ रहा है 220 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो पुष्टि किया गया। इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी
ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। सर, क्या कोई इंडिकेशन अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। बड़ा हादसे में ये क्या है आपके आंकड़े से? विपक्ष आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखो, मांग की गई है सर। ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए हैं, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। सर, एक अहम सवाल, कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई, उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चलें। किसी को साबोताज लग रहा है सर? साबोताज इसके पीछे? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें। सर, आपने क्या देखा? अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जानकारी आपको अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे, रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान दें। अश्विनी जी, अभी तक का सबसे बड़ा हादसा है, क्या रेलवे इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में ही घोषित कर दी गई थी। कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना। उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित हो चुकी है और उसके कारणों का पता लगाने के लिए टीम उच्च स्तरीय जांच करेगी और उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा कि आखिर किस वजह से पूरी दुर्घटना हुई। लेकिन मौके की स्थिति का जायजा भी लेने के लिए पहुंचे रेल हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार जायजा भी ले रहे हैं। अस्पताल में भी पहुंचेंगे और घायलों की क्या स्थिति है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि कह रहे हैं कि परिजनों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी हम ख्याल रख रहे हैं और घायलों को जल्द से जल्द इलाज किया जा सके, उनकी हालत ठीक हो, जल्द से जल्द इसका प्रयास कर रहे हैं। सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, उनका हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, ये जो दुर्घटना सामने आई है, ये हम देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है और आंकड़े में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो जितनी अन्य ट्रेनें हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है, रद्द किया गया है, कितना असर अन्य यात्रियों पर इसका? इतवारी से चलकर बिलासपुर की ओर जाने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस कुछ समय 50 निश्चित रूप से जो रेल यात्रा तय करते हैं उनको परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि लगातार जब एक के बाद एक कोई कारण होते हैं जिस वजह से ट्रेनें लेट होती है और यही वजह है कि आज एक फिर बड़ा हादसा हुआ। निस्संदेह एक दुर्घटना जरूर थी, लेकिन उसके कारण जो बाकी यात्री हैं उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा हादसा है और यहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसके निस्संदेह समय लगने का
गुंजाइश है, क्योंकि समय लग सकता है, बड़ा हादसा है। इस वजह से जो है ट्रेनें प्रभावित होगी और जो ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को परेशानी हो सकती है। तो लगातार अभी ये बचाव कार्य चल रहा है। बड़ा ही ये दुर्भाग्यजनक घटना है कि जहां पर 900 से लोग अधिक घायल हुए हैं, 250 करीब मौतों का सिलसिला पहुंच चुका है और भी अभी होना बाकी है कि और भी मौत हो सकती है। तो निसंदेह जो है एक बड़ा हादसा है। इस वजह से न सिर्फ जो उड़ीसा है बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां से ट्रेनें होकर गुजरती है वहां से जो यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये जो ट्रेनें हैं काफ़ी लेट होंगी और कई ट्रेनों का रूट भी जो है वो परिवर्तित किया जा रहा है। तो निसंदेह जो ट्रेनें में यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को परेशानी हो सकती है। जी निश्चित तौर पर इस बात का अंदाजा पहले भी था। अमितलेश की कई ऐसी ट्रेनें होंगी जो कि डाइवर्टेड रहेंगी। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम जाने, मध्य प्रदेश के लिहाज से हम जाने कि क्या यहाँ पर भी कुछ ट्रेनों को लेकर शेड्यूल अभी जारी हुआ है जो कि परिवर्तित रहने वाली है या रद्द रहने वाली है? देखिए, अभी रेल प्रशासन द्वारा ऐसा कोई शेड्यूल तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जब उड़ीसा में यदि कोई घटना होती है तो उसका असर जो है वो छत्तीसगढ़ में जरूर देखा जाता है, क्योंकि मेन ट्रैक में होता है। तो निसंदेह यहाँ से भी होकर जो गुजरती है गाड़ियां उनमें भी असर देखा जा सकता है। रेल प्रशासन हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद में ये पूरा शेड्यूल जारी करे कि आखिरकार कोई गाड़ियां रद्द तो नहीं की गई है, कितनी गाड़ियां लेट चल रही है। तो अभी ये शेड्यूल जारी हो सकता है, लेकिन निसंदेह जब जैसे उड़ीसा में जो भी कार्य होते हैं, चाहे मेंटेनेंस का कार्य हो, चाहे कोई दुर्घटना होती है, तो उसका सीधा असर जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलता है। तो हो सकता है कि अभी ऐसी कई ट्रेनों को रद्द भी किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ ट्रेनें लेट भी चले, क्योंकि अभी पहले से ही ये देखा जा रहा था कि कई ट्रेनें जो है वो किसी न किसी कारणवश लेट चल रही थी, कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा था। कुछ ही दिन पूर्व ये स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई थी, उसके बाद में फिर एक बड़ा हादसा घटित हो गया है। तो निसंदेह जो है इसका असर जो है वो छत्तीसगढ़ में जरूर देखा जा सकता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि रेल प्रशासन द्वारा कुछ देर के बाद में इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से लोग जो है ट्रेनों के सफर तय करते हैं, ट्रेनों में का सहारा लेकर वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, निसंदेह उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इनका शेड्यूल पहले से फिक्स होता है। वो जाने और आने का हो सकता है कुछ की कनेक्टिंग जो गाड़ियां होती है वो भी रद्द हो जाती है, क्योंकि वो भी छूट जाती है, क्योंकि वो ट्रेनें रद्द हो जाती है या फिर लेट से चलती है। तो निसंदेह जो बाकी यात्री हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि इसी तरह की खबरें अब छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भी परेशान कर सकती है। मिथिलेश आप बने रहेगा हमारे साथ। एक बड़ा अपडेट जो कि सामने आया, दर्शकों को इस बारे में जानकारी दे दें। 288 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है। 1000 से ज्यादा लोग अभी भी घायल अवस्था में हैं, गंभीर घायल है, फौरन अस्पताल पहुंचाए गए हैं। ये भी जानकारी कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मौके पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। ये बालासोर से बड़ी जानकारी। ट्रेन दुर्घटना जिसे लेकर आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार मौत का, इसकी आशंका पहले भी थी कि कुछ और लोग जो दबे हुए हैं उनको जब निकाला जाएगा तो इस आंकड़े में इजाफा हो सकता है। 288 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा अगर इसे कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का जायजा लगातार ले रहे हैं। और अब चिंताजनक बात यह भी कि 1000 से ज्यादा लोग घायल अवस्था में हैं, अस्पताल में निरंतर भर्ती करवाए जा रहे हैं। लगातार जायजा भी ले रहे हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव के। अस्पताल में जब वो पहुंचे तो उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ ये आंकड़ा जो कि अब लगातार चिंताजनक होता जा रहा है, 288 लोगों की मौत हो जाना किसी रेल हादसे में अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। और निश्चित तौर पर हैरान भी करता है कि किस तरह से अचानक से ये सब हुआ, लापरवाही किसकी रही, इस पर भी फोकस रहना बहुत जरूरी कि आगे इस तरह की घटना ना हो। हालांकि उच्च स्तरीय जांच के आदेश मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच होगी कि किसकी वजह से लापरवाही हुई है, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। मिथिलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे थे कि ट्रेन के रूट भी डाइवर्ट हो जाने वाले हैं। और अब बलरामपुर की ओर बढ़ेंगे। NH 343 पर जाम खुल चुका है। जाम में फंसे यात्री जिन्होंने अब राहत की सांस ली है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस जाम को खोला जा सका। सड़क हादसे के बाद यहां पर लंबा जाम लगा हुआ था। हालांकि प्रशासनिक अमला यहां पर लगातार ये कवायद में था कि इस जाम को जल्द से जल्द खुलवाया जा सके, और अब सफलता मिली है। एक बार फिर से वाहनों का आवागमन यहां से सुचारू रूप से हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रक हादसे का शिकार हुआ था और इसी वजह से यहां पर जाम की स्थिति थी। और अब ये बड़ी जानकारी कि अब सभी जितने भी वाहन थे इस जाम में फंसे हुए थे
अब सभी यहां से रवाना हो रहे हैं। यात्रियों के लिए राहत भरी बात यही, क्योंकि लंबे वक्त से इसी जाम में फंसे हुए थे यात्री और काफी परेशान भी हो रहे थे। पुलिस के अधिकारी और तमाम कर्मचारी पुलिसकर्मी मौजूद थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि जाम को खुलवाया जा सके। और अब ये अच्छी खबर कि जाम खोल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां पति पत्नी पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। पति पत्नी पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। विवाद क्या रहा है अभी तक इस बारे में भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। दंपति की बेटी के अपहरण की आशंका फिलहाल जाहिर की गई है। दुधावा थाना क्षेत्र के बिहावा पारा की पूरी घटना, पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवाद का अभी तक खुलासा नहीं, लेकिन अभी तक ये जानकारी कि पति पत्नी पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। दंपति की बेटी के अपहरण की आशंका भी जाहिर की गई है। दुधावा थाना क्षेत्र के बिहावा पारा की पूरी घटना है। पुलिस तक सूचना पहुंची है। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है कि आखिर कौन वो लोग थे जो कि आए और यहां पर दंपति पर हमला किया। आशंका इस ओर भी कि बेटी का अपहरण हुआ है। बेटी को तलाशने के लिए भी लगातार पुलिस की तरफ से कवायद की जा रही है। कांकेर की पूरी घटना, बदमाशों के जरिए धारदार हथियार से एक दंपति पर हमला किया जाता है। विवाद का अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्या पहले कोई विवाद की स्थिति रही। दंपति की बेटी के अपहरण की भी आशंका, बेटी का पता लगाने के लिए भी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बिहावा पारा की पूरी घटना है। सहयोगी खेम नारायण इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। खेम नारायण, क्या है पूरा मामला? जी अवंतिका, आपको मैं बता दूं कि आज सुबह जो है 4 बजे के लगभग जो है एक बिहावा पारा गांव है, वहां पर पति पत्नी पर धारदार हथियार से किसी अज्ञात के द्वारा जो है हमला कर दिया गया है और काफी गंभीर रूप से दोनों घायल हो चुके हैं, जिनको कांकेर जिला अस्पताल लाया गया है और उनका उपचार चल रहा है। और साथ ही जो है उनके पति पत्नी और पुत्री भी उनके साथ थी। पुत्री का अपहरण करने की जो है आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पुत्री भी उस वक्त हमला के वक्त घर में मौजूद थी, लेकिन अभी जो है उनकी पुत्री जो है गायब है और किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि वो आखिर कहाँ गायब है। और उनको अभी जो है दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और जो है पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको खेम नारायण जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां महाकाल लोक की प्रतिमा की तकनीकी जांच शुरू होने वाली है। महाकाल लोक में लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। लोकायुक्त की 2 सदस्यीय जांच टीम आज उज्जैन पहुंचेगी। महाकाल लोक में 28 मई को आंधी से सप्तऋषियों की 6 मूर्तियां टूट गई थी और मूर्ति टूटने के बाद से 29 मई को लोकायुक्त के सामने उज्जैन स्मार्ट सिटी के इंजीनियर की पेशी हो चुकी है। दस्तावेज देने के लिए इंजीनियर ने 26 जून तक का वक्त मांगा है। फिलहाल लोकायुक्त की टीम यहां पर पहुंचेगी, मौके का जायजा लेगी कि क्या कुछ यहां पर हुआ होगा जिस दौरान आंधी आई होगी। साथ ही साथ दस्तावेज भी जब लोकायुक्त की टीम को सौंपे जाएंगे, उसके बाद देखना होगा क्या कुछ वजह इस पूरे मामले में सामने आती है। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में एंट्री फीस बढ़ाई जाएगी। नेशनल पार्क में 5 से 10% एंट्री फीस बढ़ेगी। जानवरों को देखने के लिए इस सीजन से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे आपको। मध्य प्रदेश वन विभाग ने 1 अक्टूबर से नेचर टूरिज्म जो शुरू हो रहा है, उसी के चलते ये फैसला लिया है। सीजन के लिए फीस बढ़ाने की भी तैयारी, फीस बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार हो चुका है। शासन की मुहर का इंतजार है और मुहर लगने पर सभी नेशनल पार्क्स की फीस में इजाफा होगा। तो जानवरों का दीदार करने के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। नेशनल पार्क की फीस में इजाफा होने के आसार नजर आते हैं। सहयोगी रंजना इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगी, उनसे हम समझ लेते हैं। रंजना, कब तक ये फैसला सामने हो सकता है और क्या कुछ बदलाव इसके बाद? जी अवंतिका, जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर, क्योंकि वन विभाग ने फीस बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव है वो तो तैयार कर लिया है, लेकिन इस पर राज्य शासन की जो अंतिम मुहर है वो लगनी बाकी है, जिसको लेकर अभी इंतजार किया जा रहा है। और ये जो फीस है वन्य प्राणियों के दीदार के लिए, पर्यटकों को अब से जब भी वो नेशनल पार्क पहुंचेंगे तो 5 से 10% ज्यादा फीस उनको देनी होगी। लेकिन फिलहाल अभी 30 जून तक जो पर्यटक हैं वो पुरानी फीस पर ही
वन्य प्राणियों को देख सकेंगे, नेशनल पार्क में घूम सकेंगे। लेकिन इसके बाद आने वाले दिनों में जो नेचर टूरिज्म की शुरुआत होने जा रही है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो फीस बढ़ाने को लेकर की जा रही है। लेकिन अभी रंजना लगातार बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जहां 12 साल में सबसे ठंडा नौतपा खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें, नौतपा के दौरान औसत तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस देखा गया। 9 में से 8 दिन 40 डिग्री से नीचे ही तापमान रहा। साल 2018 में सबसे ज्यादा तपा था नौतपा, लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि अलग अलग जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी रहा। तो पिछले 12 सालों में सबसे ठंडा नौतपा। सही की रंजना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रंजना, मौसम में परिवर्तन की स्थिति इस बार भी क्या कुछ जानकारी से लेकर? जयवंतिका, इस बार जो नौतपा था वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहा। इसके पीछे की वजह यही थी कि तेज आंधी तूफान ने इस बार नौतपा में जो गर्मी है उसको बहुत कम कर दिया था और प्रदेश भर के ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर आंधी तूफान और बारिश का मौसम देखा गया। और इसकी वजह जो मध्य प्रदेश में सिस्टम सक्रिय रहा उसके चलते इस तरह का बदलाव देखा गया। लेकिन मौसम विभाग ने यही कहा है कि जिस तरीके से साल 2018 में बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में गर्मी देखी गई थी, सबसे ज्यादा तपने का जो रिकॉर्ड था 2018 का, वो फिलहाल अभी ब्रेक नहीं हुआ है। और इस साल नौतपा में ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी कि इस तरीके से मौसम में बदलाव रहेगा। लेकिन राहत भरी बात यह रही कि लोगों को गर्मी से तो राहत रही, लेकिन इसका जो असर है जून जुलाई यानी बारिश के मौसम में जरूर देखा जा सकता है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि शायद इस बार बारिश अच्छी हो बीते सालों के मुकाबले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बुरहानपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आंधी से एक टावर मकान पर गिर पड़ा है। एक व्यक्ति इस घटना में घायल हुआ है और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए बुरहानपुर की। अचानक से आंधी की वजह से टावर मकान पर गिर पड़ा। हालांकि ये तस्वीरें ये देखिए साफ होता है ये इस तस्वीर के जरिए किस तरह से तेज आंधी यहां पर चली, धुंधला सा वातावरण। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए जिसपे आपको नजर आएगा एक टावर, जिस तरह से तेज आंधी चल रही है, इसी के प्रभाव के चलते ये टावर मकान पे जा गिरा है। सीसीटीवी फुटेज इस पूरी घटना का आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति भी इस दौरान घायल हो गया, अस्पताल में उसका इलाज जारी। बुरहानपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तेज आंधी चल रही थी, धुंधली है हालांकि तस्वीरें, लेकिन टावर जब गिरता है उस समय आप देख पाएंगे इसे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।